स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 यानी झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का फाइनल एग्जाम 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो मैक्सिमम आप लोगों में से जितने भी हमारे क्लासेस से ज्वाइन किए हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ऑलरेडी सारे वीडियोस एप्लीकेशन पर मौजूद है। बाकी इस वीडियो में हम ऑन शॉट रिवीजन कराएंगे। ऑन शॉट रिवीजन क्लासेस का मतलब हुआ कि आपको शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा जितने भी टॉपिक है, टॉपिक को कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ये सारे चीज़ आपको बताएंगे शॉर्ट वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है। बाकी जो अपनी से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, जिसका भी डीएलएड एग्जाम है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से, ताकि हर एक स्टूडेंट जो 20 सितंबर से एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम की तैयारी शॉर्ट टाइम में करना कैसे है, चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए, ऑन शॉर्ट रिवीजन क्लासेस होगा, शॉर्ट वीडियो में सारा कंप्लीट जितना भी टॉपिक्स आप लोगों को नोट्स में दिया गया है सारा चीज़ बताएंगे। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग जैक बोर्ड डीएलएड स्पेशल नोट्स फॉर सेशन 2022-24। तो ये वीडियो ओनली फॉर सेशन 2022-24 के लिए है और आने वाले दिनों में जो आप लोग का एग्जाम होगा उसके लिए है। तो फाउंडेशन पेपर 1 जिसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इसका नाम है। तो चलिए डिटेल्स में सब कुछ बताते हैं। बाकी जिसको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तैयारी करने में, या फिर अभी भी आपको नोट्स से तैयारी करना है, तो 9110 9115 52 आप हमारे नोट्स को शॉर्ट टाइम में भी पढ़कर एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा नोट्स का। तो सबसे पहले जो हमारी तरफ से आप लोगों को टॉपिक दिया गया है फाउंडेशन पेपर 1 में, वो है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो वन शॉट रिवीजन क्लास में क्या है आप लोग बता दें। शिक्षा का जितना भी यहाँ पे कंप्लीट आप लोग क्लासेस है वो तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को आपको हर हाल में करके जाना है, क्योंकि पिछले 10 साल 12 साल कितने भी साल का क्वेश्चन उठा क्यों ना ले, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो शिक्षा के बारे में आप लोगों को बता दें कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो भी खत्म कभी नहीं होती है। ये आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको साथ चलता रहता है। और शिक्षा जो है लैटिन शब्द से आया है, जो कि एडुकेटम शब्द से आया है, और इसका जो बना है एडुकेटम, और एडुकेटम शब्द स्वयं जो है लैटिन भाषा के ई तथा डूको से मिलकर बना है। ई का शाब्दिक अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना, अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंदर से आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि पूरे के पूरे चीज़ों को याद नहीं करना है और ना ही पूरे के पूरे चीज़ आप लिख पाएंगे। आपको बस इसमें से इतना सारा याद रखिएगा, जैसे अभी अभी हम पॉइंट बता दिए एजुकेशन के बारे में, तो इतनी ही शॉर्ट चीज़ों को जानना है और अपने शब्दों में आपको एग्जाम हॉल में जो एग्जाम पेपर आपको मिलेगा आंसर पेपर लिखने के लिए, उस आंसर पेपर में आपको लगभग 3 से 4 पेज हर एक क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देना है। तो इसके अलावा शिक्षा का संकुचित अर्थ, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब होता है कि जो शिक्षा आपको स्कूल कॉलेजों में दी जाती है उसको संकुचित अर्थ में शिक्षा कहा जाता है। इसके अलावा आपका एक और शिक्षा आती है, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ मतलब हो गया जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अपने गांव, समाज, परिवार कहीं पर भी मिल जाए तो इसको बोलते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो वन शॉट रिवीजन में ये रहा पहला टॉपिक। शिक्षा की कुछ परिभाषा है, इस सारे परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है और इसको आप लोग को याद कर लेना है। जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार। तो जैसे एक हम टॉपिक यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, तो शिक्षा मानव में प्राप्त आध्यात्मिक गुणों को पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक महान विभूति है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का भी पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन को भी लिखना है। चलिए वन शॉट डिवीजन में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, तो शिक्षा जो स्टूडेंट्स को या बालकों को दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का बहुत तरह के उद्देश्य है, जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक और नैतिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो ये सारे चीज़ों का विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। ये पॉइंट आपको एग्जाम हॉल में 8-9 पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसमें से लिखना है। शिक्षा के कार्य, तो और फंक्शन ऑफ एजुकेशन, तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। तो अगर आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा तो इसका ऑलरेडी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन को आपको पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में दिया हुआ है कि शिक्षा क्या कार्य क्या है, ये सारी चीज़, लेकिन आपको पढ़ना है मानव जीवन में शिक्षा वाला कार्य, वही सवाल आपको आंसर में लिखना है।
अगला है शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो हमारे जीवन में हम सभी जानते हैं कितना शिक्षा की जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, कितना महत्व है। बिना शिक्षा का हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें हम कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक मनुष्य को सर्वांगीण विकास देता है, एक सर्वांगीण विकास पैदा करता है। तो शिक्षा क्या है? मनुष्य के हर एक वृद्धि, हर एक जो मनुष्य में वृद्धि होती है, मनुष्य में जो विकास होती है, इस सारे चीज़ों को एक क्लियरिटी देती है शिक्षा। तो शिक्षा का महत्व कितना है ये आप लोग जानते हैं। चाहे व्यवहार का विकास हो, नागरिकता का विकास हो, राष्ट्रवाद का विकास हो, ठीक है, या समाजवाद का विकास हो, सारे चीज़ों में शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये है। अगला है शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति मतलब शिक्षा कौन सी चीज़ है जो शिक्षा की प्रकृति बताता है। जैसे सबसे पहली बात कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, इसीलिए यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है विज्ञान भी है और कला भी है। तो ये सारे आपको नेचर ऑफ एजुकेशन में लिखना है। शिक्षा द्विमुखी भी है, त्रिमुखी भी है, पंचमुखी भी है, और इसका पाठ्यक्रम होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ होते हैं। शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए स्कूलों में दी जाती है तो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं होता है, बल्कि शिक्षा कितना तरह की चीज़ होते हैं। आपको वहाँ पे शिक्षक मिलेंगे, छात्र मिलेंगे, इसके अलावा बिल्डिंग मिलेंगे, छात्रावास मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेंगे। तो कितनी सारी चीज़ मिलकर शिक्षा जो है दी जाती है। अगला जो टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट, वन शॉट रिवीजन में ये दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को मतलब तैयारी करना है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना ही वो याद करना है और ना ही उसको रट्टा मारना है। बस आपको हर एक टॉपिक से इतना ही याद रखना है कि 3 से 4 पेज आप अपने से लिख सके अगर आंसर आ जाता तो। अगला टॉपिक मान के चलिए आपके एग्जाम में आ गया शिक्षा के प्रकार एवं रूप। तो इस टॉपिक का आंसर क्या लिखना है? तो देखिए, शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं। वन शॉट रिवीजन में आपको तुरंत समझा देते हैं क्या है ये शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के 3 प्रकार है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हो गया ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित पाठ्यक्रम होती है, जिसका एक निश्चित समय होती है, जैसे विद्यालय होती है, बिल्डिंग होती है। तो ऐसी शिक्षा जो कि संकुचित अर्थ में दी जाती है उसको बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषता भी है, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा और अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, ये वन शॉट रिवीजन क्लासेस, ठीक है। वन शॉट रिवीजन क्लासेस मतलब होता है आपको शॉर्ट टाइम में आपको समझा रहा है कि किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करना है और शॉर्ट टाइम में कैसे क्या क्या पढ़ के जाना है। तो ये चीज़ आपको क्या क्या याद रखना है, ये आप लोग वीडियो को देखते रहिए। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो हमें समाज, वातावरण, आस पड़ोस, परिवार, चिड़ियाघर, खेल किसी भी जगह में मिलती है, ऐसी शिक्षा को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। कहीं पर भी आपको किसी भी दुकान में, किसी भी सेंटर में, किसी भी जगह पे आपको मिल जाएगा। ऐसी शिक्षा को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसके अलावा एक और शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो ये बहुत कम आता है, लेकिन अगर शिक्षा के प्रकार आएगा तो इसको भी लिखिएगा जरूर। लेकिन अंतर भी पूछा जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो एक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाती है, जिसका निश्चित पाठ्यक्रम होती है, जिसके लिए एक बिल्डिंग होना चाहिए, अलग अलग तो आपको जितना सारा स्कूलों में चीज़ होती है, इस छात्र की जरूरत होती है, उसका शिक्षक की जरूरत होती है, उसको बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली किसी के साथ भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपका रहा वन शॉट रिवीजन में दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आप लोग क्लियर कर देता है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का मतलब हुआ कि एक मनुष्य में ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन कौन से विकास होना चाहिए, इसी को बोलते हैं शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। यानी व्यक्ति को एक सही तरीके से इंसान बना दे। जैसे यहाँ पे देखिए, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब होता है बालक का शारीरिक विकास। तो सबसे पहले शिक्षा जो दी जाती है इसके आधार पर बच्चों में बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए। दूसरा, बालक का बौद्धिक विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही होती है। तीसरा, बालक का चारित्रिक विकास यानी चरित्र का जो निर्माण होता है वो भी आपका शिक्षा के माध्यम से ही होती है। बालक का आध्यात्मिक विकास यानी आध्यात्मिक मूल्यों को बालक के अंदर जीवित रखने में भी शिक्षा मदद करती है। अगला है बालक का सांस्कृतिक विकास यानी हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाना, भारतीय संस्कृति उसमें आना, ये जो बालकों में आती है इसको बोलते हैं सांस्कृतिक विकास। तो शिक्षा का ये उद्देश्य है। उसके बाद है बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी बालकों में ऐसा शिक्षा प्राप्त उसको दी जाए कि उसमें वैज्ञानिकता आए, ठीक है। मतलब अंधविश्वास, ये सब जादू टोना ये जो होती है इसको ना मान के उसको वैज्ञानिकता उसमें आए, हर चीज़ को वो वैज्ञानिक तरीके से उसके दिमाग इतना बौद्धिक विकास हो कि वो जो है हर चीज़ को सोच सके। तो ये सारे आपको आंसर में लिखना है। अवकाश में समय का सदुपयोग, जब
उचित शिक्षा दी जाती है और व्यक्तिगत उद्देश्य जब उसका विकास करने के लिए बोला जाता है, तो क्या करेगा बच्चे अवकाश यानी छुट्टी के टाइम में भी एक सही समय का सही उपयोग कर पाएगा। यही है मनुष्य का या बालक का व्यक्तिक उद्देश्य। ठीक है, आर्थिक सक्षमता का उद्देश्य यानी आने वाले टाइम में उसको पैसा भी कमाना होगा, अपना परिवार भी चलाना होगा, तो आर्थिक सक्षमता का भी विकास। इसके बाद अच्छी रुचियों का विकास, बालक की चिंतन शक्ति का विकास, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। तो ये रहा वन शॉट रिवीजन, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, अगला अगला टॉपिक है सर कि टॉपिक नंबर 4 में, ये तो कंपलसरी मान के चलिए कि आता ही आता है, तो इसको वीवीआई लगा लीजिए और इसको तैयारी जरूर करके जाइएगा। 4 टॉपिक है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद नहीं होगा, लास्ट में आपका कोई चौथा होगा। चलिए बताते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे कोई भी एक वाद पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे प्रकृतिवाद, तो यहाँ पे आपको ऑन शॉर्ट रिवीजन में समझा देते हैं कि देखिए तीनों जो है ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दिया गया है, अलग अलग सिद्धांत दिया गया है कि बच्चों को किस आधार पर सिखाना चाहिए। कोई बोलता है कि प्रकृति के जो नियम है उसी के आधार पर उसको खुला छोड़ दिया जाए। कोई बोलता है कि बच्चों में आदर्शवाद का विकास होना चाहिए। कोई बोलता है यथार्थवाद यानी जो जैसा स्थिति है वैसा ही रखा जाए, और इस तरह से। तो चलिए, पहला है यथार्थवाद। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म का मतलब होगा यहाँ पे कि जो प्रकृति की देन है, प्रकृति के अनुसार जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकृतिवाद। यानी प्रकृति ने जो दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को इस तरह से बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि जो प्रकृति ने दिया है उसी के अनुरूप उसको खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकृतिवादियों के मत अनुसार, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट, प्रकृतिवाद के मत अनुसार मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल, उसके अनुकूल आचरण में उसे सुख और संतोष होता है, तो प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रकृतिवादी मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं, तो उसे किन्हीं सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में जकड़कर नहीं रखना चाहते हैं। मतलब इसको पूरी तरीके से प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए कि उसको जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो प्रकृति के अनुसार दी जाएगी। उसको पूरी तरीके से ना ही कंट्रोल किया जाए और ना ही उसको डांट फटकार करके सिखाया जाए। तो इसको आप लोग इस तरह से पढ़ लीजिएगा। इसमें हम वन शॉट रिवीजन में आप लोगों को समझा दिए कि प्रकृतिवादी क्या है। तो देखिए, प्रकृतिवादी जो दर्शन है वो प्रकृति और सृष्टि को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से निकलती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। तो बच्चों को जो प्रकृतिवादी के अनुसार जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो बच्चों को खुला स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बच्चों को किसी भी तरह का जो है उसमें डांट फटकार और उसको कंट्रोल और डिसिप्लिन ना होना चाहिए। इस तरह से है प्रकृतिवाद। अगला है आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म जो विचारधारा दी गई है, थ्योरी ऑफ आइडियाज दी गई है। ये आइडियाज जो है इसको बोला जाता है आइडियलिज्म, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद, यानी विचारवाद। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो होते हैं इनके अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो आदर्शवाद का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण जगत के 2 रूप है। आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के 2 रूप बनाया गया है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तो आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया है, आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत तुलना में आध्यात्मिक विकास को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक है, ये पॉइंट दूसरा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये समझना है कि भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है कौन? तो आदर्शवाद। यानी जो भौतिक दुनिया है, ठीक है, जो बच्चों को अगर मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जो भौतिकवाद है कि उसको क्लास में छड़ी से या फिर स्कूलों में बैठा के उसको डिसिप्लिन के माध्यम से पढ़ाया जाए, इस तरह से नहीं, बल्कि उसमें जो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, बच्चों में सोचने समझने की क्षमता जो है आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। इसका कारण है कि भौतिक तत्व नाशवान है, अतः यह असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य है और अर्थार्थ है। इसका ज्ञान पारपत करने से मन तथा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्य तथा अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वास्तविक जगत मानसिक और आध्यात्मिक है। यानी ये मानते हैं सर, मानसिक और आध्यात्मिक जो विकास है वो होना चाहिए बच्चों में, ना कि भौतिकतावाद। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो कि सच्ची वास्तविकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है। अगला जो टॉपिक है सर, ये देखिए अंतर पूछ सकता है, इसको अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर डिवीजन में आपको यहाँ पे टॉपिक समझा रहे हैं।
अगला है अथर्थवाद, यानी अथर्थवाद मतलब रियल, जो रियल है, जो वस्तु से संबंधित है, उसी के आधार पर शिक्षा देने की जो प्रक्रिया, जो विचार है, उसकी बोलते हैं अथर्थवाद। चलिए इसका कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह भी दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए जो अथर्थवाद है उनका क्या मानना है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यथार्थवादी क्या मानता है कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यानी जो ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, इनके प्रशिक्षण पर बल देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, आदर्शवाद का विरोध करते हैं, व्यावहारिक ज्ञान पर बल देते हैं, वैज्ञानिक विषयों का महत्व है, नवीन शिक्षण विधि एवं शिक्षण सूत्र, यानी जो बच्चों को रियल चीज़ है, जो दिखता है, उसी को पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए हमारे संसार में जो भी चीज़ रियल है, जो दिखाई देती है, उसी को उसी के आधार पर जब बच्चों को सिखाया जाता है, और ये वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, तो इसको बोलते हैं अथर्थवादी शिक्षा। ठीक, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और एक है प्रयोजनवाद, यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर प्रैग्मेटिज्म। और प्रैग्मेटिज्म, तो चलिए इसका भी डिटेल्स में बता देते हैं। देखिए प्रैग्मेटिज्म से आशय है कि सभी विचारों, मूल्य और निर्णयों का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो सत्य है, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवादी वस्तुतः वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ब्रह्मांड को बेबस अनेक वस्तु और अनेक क्रियाओं का परिमाण मानते हैं, लेकिन यह वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करते, एवं यह इस केंद्रीय इंद्रिय ग्राहक संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी के अस्तित्व को नहीं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा भी दी हुई है। तो प्रयोजनवाद मतलब हो गया आपका कि जो मानव के वास्तविकता पर जो मानव को दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखा देते हैं। देखिए यह सभी विचारों, मूल्य एवं निर्णयों का सत्य में उसे व्यावहारिक परिणाम में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। माने मानव के जीवन में जो प्रयोजन हो, जो यूज मतलब प्रयोग किया जा सके, ठीक है, जो प्रयोजन हो, उस पर जो आधारित शिक्षा है, इसको बोलते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा। यानी इसमें क्या होता है कि जो मानव के व्यवहार है, उसी में ये शिक्षा पाई जाती है कि अगर जो मानव को शिक्षा दी जाती है, जो बालकों में शिक्षा दी जाती है, अगर वो शिक्षा पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो क्या है, संतोषजनक है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो नेगेटिव है। तो यही है जो है प्रयोजनवाद। तो चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक ऑन शॉर्ट रिवीजन में, वो है महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। तो ये देखिए ये टॉपिक आप लोग करके जाना है, बेसिक एजुकेशन। तो महात्मा गांधी जी का जो है शिक्षा के प्रति कुछ थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी के आधार पर महात्मा गांधी जी ने अपना सोच दिया, विचार दिया है, तो उसी विचार को यहाँ पे लिखना है। तो 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी ने, जिसमें 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग पर आधारित थी। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपको ये वाला टॉपिक्स पढ़ना है। तो महात्मा गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, इसकी कुछ विशेषता भी है। जैसे महात्मा गांधी जी ने जो सिलेबस बताया था, पाठ्यक्रम बताया था, वो बताया था 7 वर्ष की अवधि का, जिसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भी कही गई है। शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा है, मगर हिंदी भाषा तो सभी के लिए अनिवार्य होगी। यानी मातृभाषा तो पढ़ाई होगी, साथ साथ हिंदी भाषा का भी पढ़ाई होना चाहिए। इस तरह से महात्मा गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन दिया है कि बच्चों को कौन सा शिक्षा होनी चाहिए, 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, जो सिलेबस दिया था वो 7 साल के सिलेबस के आधार पर दिया था। तो यही पॉइंट आपको महात्मा गांधी जी ने जो दिया था उसको लिखना है, और ये महात्मा गांधी ने वर्धा के सम्मेलन में बताया था, और उसी को यहाँ पे लिखना है। तो महात्मा गांधी ने जो बेसिक एजुकेशन दिया था, उसमें मेन पॉइंट जो निकल के आया था कि उस शिक्षा में रोजगार का साधन के बारे में वर्णन है, सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का वर्णन है, बालक का समग्र विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके बारे में वर्णन है। महात्मा गांधी ने नैतिक और चारित्रिक उत्थान वाली शिक्षा पर भी बल दिया, और इसके अलावा 5वां उद्देश्य मुक्ति बताया था। तो ये सब महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन, आपको यही पॉइंट लिखना है। अगला है रूसो का शैक्षणिक विचार। तो रूसो, जिसका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, और इसके जीवनी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, और फिर इसके कुछ शैक्षणिक विचार है उसको भी याद रखना है। तो जीन जैक्स रूसो जो कि विश्व के महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे, 1712 में इसका जन्म हुआ था इटली के जेनेवा नगर में एक निर्धन यानी गरीब परिवार में।
उसके जन्म लेते ही उसकी माता का निधन हो गया। 6 वर्षों की आयु में उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़े। विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल ना होने के कारण वे विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा मानने लगे, यानी स्कूल की एजुकेशन को बेकार मानने लगे। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। सोच लीजिए, एक 25 साल का लड़का जो है पूरा का पूरा साहित्य का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। अनेक लेखकों के संपर्क में आने पर लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अनेक किताबें और लेख लिखे जिनके कारण फ्रांस में महान क्रांति भी हुई, और उनके लिखे हुए किताब के माध्यम से फ्रांस में क्रांति में भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो ये पॉइंट आपको लिखना है उसके बारे में। इसके अलावा ठीक है, आप लोग अभी ऑन शॉट रिवीजन क्लास दे रहे हैं, मतलब टॉपिक क्या है और उससे रिलेटेड आपको क्या जानकारी रखना है, यही चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको एग्जाम में काम आएगा। रूसो का जो शैक्षणिक विचार है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। तो रूसो जो है वो प्रकृतिवादी जो है दृष्टिकोण रखते थे। तो उनका कहना था कि प्रकृति की ओर लौटो और बच्चों को प्रकृतिवादी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रकृतिवादी वाला जो आप लोग टॉपिक आप समझाए, वही टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे जो है लिखना है। तो रूसो के अनुसार जो प्रकृति के वादी शिक्षा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए, सामाजिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक प्रकृति होनी चाहिए, बाह्य प्रकृति होनी चाहिए। तो ये 3 चीज रूसो के द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम भी दी गई है, जैसे शैशव अवस्था में बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, खेलना, कूदना, घूमना फिरना। बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में उन्होंने बताया है क्रियाएं तथा खेलना, कूदना, गिनना, निरीक्षण करना, नृत्य, संगीत, पदार्थ और वस्तुओं का ज्ञान। और किशोरावस्था में बालक के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा सौंदर्य आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विषय जैसे साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीति, दर्शन, यौन शिक्षा आदि। और प्रौढ़ शिक्षा में, यानी जो एज हो जाते हैं एक आदमी का, प्रौढ़ मतलब युवा अवस्था में, बालक को सफल बनाने के लिए और सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, गृह शिक्षा, चित्रकारी, संगीत, कला, नृत्य, सिलाई, बुनाई, मानव मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा आदि। ये है, और ये सारी शिक्षा ना बाहरी कंट्री में चलता भी है इसका। ठीक है, ये जो शिक्षा का रूसो का, जॉन डेवी का, ये जितने भी थ्योरी दिया गया है बाहरी कंट्री में है। शायद हमारे इंडिया में भी इस तरह का थ्योरी बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन बाहरी देशों में अगर इसको देखेंगे तो चलता है। और ये रहा आपका अगला टॉपिक है, वो है लॉर्ड मैकेले का शिक्षा सिद्धांत। लॉर्ड मैकेले, देखिए, लॉर्ड मैकेले के बारे में बस इतना ही याद रखिएगा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वर्तमान में जो चल रही है, कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और ये जो महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए अंग्रेज आने के बाद, तो यही जो अंग्रेज आने के बाद जो शिक्षा की पद्धति शुरू हुई है और आज भी चल रही है, यही शिक्षा जो है लॉर्ड मैकेले के दी हुई है। तो इसके बारे में आप लोग कंप्लीट इसको देख लीजिएगा, ये आपको समझना, आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जो भारत में अभी शिक्षा पद्धति चल रही है, यही है लॉर्ड मैकेले का सिद्धांत। बस आपको ये याद रखना है, और बाकी पॉइंट याद रखिए। ऑन शॉर्ट रिवीजन में इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है किंडरगार्टन पद्धति। फ्रॉबेल ने दिया था किंडरगार्टन पद्धति कि छोटे छोटे बच्चों को, देखिए इसमें वन शॉट रिवीजन में क्या आपको याद रखना है, वन शॉट रिवीजन में ये याद रखना है आपको कि किंडरगार्टन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये फ्रॉबेल के द्वारा दी गई शिक्षा से जो है शिक्षा है, जिन्होंने पौधों की तुलना बालक से किया था और माली की तुलना जो है शिक्षक से किया था। यह एक बगीचे में जब पौधों को और फूलों को जो विकास हो, इसके लिए एक माली को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक और बच्चों के बीच के जो विशेष परिस्थिति है, इसी के बारे में किंडरगार्टन पद्धति में फ्रॉबेल ने बताया है। तो ये आपको किंडरगार्टन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मतलब इसमें आपको फ्रॉबेल के द्वारा दी गई बच्चों को और शिक्षकों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ मेरिट्स आपको बता देते हैं कि शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। किंडरगार्टन क्या है, आप लोग जानते हैं, जितने भी केजी बच्चे होते हैं कितने अच्छे से उन लोगों को पढ़ाया जाता है। केजी सिस्टम अगर नहीं होगा तो सीधा उनको 1-2 क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो केजी सिस्टम से क्या हो रही है किंडरगार्टन से, कि बच्चों को शिक्षा हेतु उपयोगी है, सरल होती है, रुचिकर होती है और आकर्षक भी होती है। किंडरगार्टन जो होती है क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो इसमें क्या है, बच्चों को पढ़ने में भी सरल, रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग और आकर्षक भी होते हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण भी होती है, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास भी होती है, आधुनिक शिक्षा का आधार भी है, मनोवैज्ञानिक पद्धति भी है। तो इसका कुछ दोष भी है, जैसे अस्पष्ट है, सीमित स्वतंत्रता है, वैज्ञानिकता के विकास पर कम ध्यान, विषयों की आश्रितता का अभाव, उपहार बनावटी तथा मनमाने, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चे जो है, टीचर जो है इसको पढ़ाने चाहिए। अगला है टॉपिक समाज में विद्यालय का स्थान, उसका महत्व व आवश्यकता। देखिए ऑन शॉर्ट डिवीजन में इसको समझ लीजिए, इसमें क्या लिखना है। ये सारे पॉइंट ना आप अपने से भी लिख सकते हैं आंसर। समाज में
विद्यालय का क्या स्थान है, उसका महत्व और आवश्यकता। तो आप ही बोलिए, अगर किसी भी समाज में अगर स्कूल ना हो तो उस जगह में क्या परेशानी हो सकती है, क्या समस्या आ सकती है। अगर उस समाज में स्कूल हो और बच्चे उस पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे मोहल्ले अगर उस स्कूल में पढ़े तो उसका स्थिति क्या होगी। तो आप लोगों को भी पता है कि एक स्कूल समाज में होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी को आसपास आपको बना के 3-4 पॉइंट लिखना है, बाकी इसको पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आपको अपने कुछ भी भर देना है। आपको लगभग 3 से 4 पेज इसके बारे में लिखने के लिए ये सारे पॉइंट पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से, जिसका अर्थ है अवकाश। यह बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है, जिसका स्पष्टीकरण करते हुए एएफ लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान। इसके अलावा देखिए, समाज में विद्यालय का स्थान, उसका महत्व। तो समाज में विद्यालय क्यों चाहिए, तो जीवन की जटिलता, ठीक है, जीवन की जो जटिलता है उसको अ, सरल करना और सुखमय करने के लिए। तो देखिए, विशाल सांस्कृतिक विरासत को लिए, विशिष्ट वातावरण की अवस्था के लिए, घर और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास भी विद्यालय के माध्यम से होती है। तो विद्यालय बहुत ही जरूरी है। और विद्यालय के प्रकार कितनी हैं, तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, तो ये सब आप लोग जानते हैं। केंद्रीय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय क्या है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा और इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। निजी विद्यालय, संस्कृति विद्यालय, मिशनरीज स्कूल, जो मिशन होते हैं, स्कूल होते हैं। उसके बाद सैनिक स्कूल, मदरसे, सरकारी विद्यालय, ये सारी चीज़। अगला जो टॉपिक है, मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य। तो देखिए, मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। पहला है चरित्र निर्माण। तो ये टॉपिक बहुत आसान है कि एक मानव जीवन में शिक्षा क्या कर सकता है। पहला है चरित्र निर्माण। मानव में चरित्र निर्माण है तो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अगला है मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। तीसरा, व्यावसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता भी शिक्षा ही बनाते हैं। जीवन की तैयारी कराने के लिए भी शिक्षा ही जरूरी है। समायोजन की क्षमता भी, नेतृत्व के लिए शिक्षा भी, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता, ये सारे जो 7 पॉइंट आपको है ये याद रखना है। और यही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है। तो मानव जीवन में ये 7 काम, इसी को आपको डिटेल्स में लिखना है कि ये सब क्या है। अगला है 11 नंबर टॉपिक, एक शिक्षक विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्यों का विकास कर सकता है। तो एक शिक्षक जीवन में किस तरह से, एक शिक्षक विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्यों का विकास कर सकता है। इसके क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बालकों में जो मूल्य यानी वैल्यू होते हैं, जो उसका वैल्यू होते हैं, उसका चरित्र निर्माण हुआ, उसका सर्वांगीण जितने भी विकास हुआ, एक शिक्षक किन किन साधनों द्वारा जो है ये कर सकता है। तो ये देखिए, तो सबसे पहली कि साधनों द्वारा मूल्य का विकास। तो मूल्य कौन कौन सा है, तो देखिए ये सब मूल्य हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, प्रेम की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, दया, सत्य, दानशीलता, सामाजिक चेतना, अपरिग्रह, दूसरों को हानि ना पहुंचाना। तो ये जो है मूल्य, ये सब मूल्य है। और इन मूल्य का विकास कैसे होगा, तो इस मूल्य का विकास होगा इन विधियों से। एक होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है परोक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जिसमें देखिए भाषाओं के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिए। माने किताबों के माध्यम से, अलग अलग किताब है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, तो उसमें ऐसे ऐसे जो है मूल्य का विकास को लेकर जो है उसमें शामिल हो, चैप्टर शामिल हो, ताकि वो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जा सके। और एक होता है आपका परोक्ष रूप से, जैसे दैनिक प्रार्थना के द्वारा जब बच्चों को प्रार्थना कराया जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी ये सारे गुण जरूर विकास होगा। धार्मिक पुस्तक कुछ अंश के प्रवचन के माध्यम से, समाज सेवा के कुछ कार्यक्रम द्वारा। तो इस तरह के कार्यक्रम, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में जो है मूल्य का विकास कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, आपको याद रखना है। अगला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सार्वजनिकरण। इस पॉइंट को 1 शॉट रिवीजन में समझा देते हैं 1 मिनट में। देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सार्वजनिकरण का मतलब हुआ कि शिक्षा फैला हुआ, ठीक है। मतलब देखिए, फैला हुआ का मतलब हुआ, सार्वजनिकरण मतलब हुआ हर, सार्वजनिकरण इसी का मतलब होता है हर एक लोगों तक, हर एक बालक तक, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, समाज के कितने भी अंतिम पंक्ति पे खड़े क्यों ना हो, उन तक शिक्षा पहुंचाना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण या शिक्षा का सार्वजनिकरण है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक, अगला टॉपिक है। तो उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे दिया भी है। देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस प्राथमिक शिक्षा को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये सब आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आप लोग को बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या 2020 दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें कौन कौन सा थ्योरी दी गई है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है, ये चीज़। और ये ऑलरेडी आप लोग अगर सीटेट का तो ये लोग तैयारी किए होंगे, इसके ऑलरेडी ये लोग क्लास कर चुके हैं, तो इसका जो है इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा टॉपिक्स है जो पढ़ा हुआ टॉपिक्स है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100%
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 जरूर करके जाना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा दोनों, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, अगला कोई है अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्या और अध्यापक शिक्षा में समस्याओं के समाधान। देखिए, अध्यापक शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन, जो आप लोग स्कूल में जो आप लोग कॉलेज में डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं अध्यापक शिक्षा। तो इसकी कुछ समस्या हैं, जैसे आप प्रवेश की समस्या, एडमिशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और इसके अलावा देखिए स्वतंत्र वातावरण के अभय की समस्या, इसके अलावा सिद्धांतों पर अधिक बल देने की समस्या, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कराया जाता है, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है। इसीलिए ना आप लोग को इंटर्नशिप करने के लिए बोला जाता है कि स्कूल इंटर्नशिप जो स्कूलों में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर थ्योरीटिकल होने से क्या होगा कि आप ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाएंगे और ना ही बच्चों को सही से जो है पढ़ाने में आप ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग ले पाएंगे। उसके बाद है प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालय में तालमेल के अभाव की समस्या, यानी जिस कॉलेज में आपको भेजा गया, जिस स्कूल में, तो हो सकता है कि उस स्कूल और मैक्सिमम ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेज में जो है ज़्यादा तालमेल नहीं होने की वजह से भी ये एक समस्या है। तो यही सब पॉइंट आपको लिखिएगा जो ऑलरेडी आप देखते भी है। बुनियादी और गैर बुनियादी पाठ्यक्रम में अंतर की समस्या, मानवीय मूल्य की अपेक्षा की समस्या भी होती है और इसका उपाय भी दिया हुआ है। जैसे प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की मदद से समस्त राज्य के प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के बाद यह मालूम करें कि विभिन्न विद्यालयों के लिए कितने शिक्षक और शिक्षिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भी इसके जो है, तो ये सब आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ बता दी है वही चीज़ यहाँ पे है। लास्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा, तो जो महात्मा गांधी ने शिक्षा दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या शिक्षा दिया था, तो यहाँ पे सारा चीज़ पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए, तो उन्होंने शिक्षा जो दिया था, उन्होंने शिक्षा का कहना है कि छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। ये था टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। अगला, छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। तो यही सब पॉइंट आपको याद रखना है और लिखना है, मेन पॉइंट सब, कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या क्या शिक्षा दी गई है। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो। छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होना चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो उनका क्या क्या उद्देश्य है, सारे देखिए, सारे के सारे क्लास आपको एप्लीकेशन पर दिया हुआ है। यहाँ पे हम ऑन शॉट रिवीजन, मतलब टॉपिक में आपको क्या याद रखना है और क्या टॉपिक बता रहा है, ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो क्लास दे रहे हैं। अगला है शारीरिक, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। तो ये सारे विकास करने के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा दर्शन का सिद्धांत दिया है। समस्त शक्तियों का विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीयता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, तो ये रहा टोटल कंप्लीट क्लास। बाकी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, तो ये आपके पढ़ने के लिए है, जो कि आपको ऑप्शनल 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसका 1.5 पेज या 2 पेज करके एक क्वेश्चन, दो मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये आप लोग को जो है रहा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को समझा दिया ऑन शॉर्ट रिविजन क्लास के माध्यम से। नेक्स्ट आप लोग को देंगे फाउंडेशन पेपर 2। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक, लाइक कर दीजिएगा और बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।